Today we will discuss the next deduction under section 35, which is also a very important deduction from the numerical point of view, and namely expenditure on scientific research. तो जैसा हम लेखा जोखा करते हैं वैसे ही आप देख लेते हैं कि हम कहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली है। तो जैसे हमने कहा डेप्रिसिएशन, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, साइट रिस्टोरेशन फंड, और आज हम डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक रिसर्च पे। ओके, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द पर्पस एंड स्कीम ऑफ दीज प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। व्हाट इज द पर्पस? देखिए इस टाइम क्या है कि ये इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम टैक्स एक्ट ने इंडिया में डेवलपमेंट कौन सी जितनी भी इंडस्ट्रीज जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉलो करके उनको इनकरेज किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जाए, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स ने भी पूरी हेल्प करी है, और वो है हमारा Section 35. So, what I can call it as to encourage development of indigenous technology and self-reliance in industry. अदरवाइज हम टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो फॉरेन कंट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, घरेलू टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करें, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल्फ रिलायंट हो जाए, वो किसी के ऊपर जो है डिपेंड ना रहे। तो ये वाला जो इशू है वो एड्रेस किया गया है सेक्शन 35 में। सो व्हाट इज द स्कीम, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये था हमारा पर्पस और ये है हमारी स्कीम। ये साइंटिफिक रिसर्च का जितना भी एक्सपेंडिचर अगर करेगा तो एक तो यह है कि एक्सपेंडिचर शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस कैरीड ऑन बाय द असेसी, तभी जो है उसकी डिडक्शन मिलेगी अगर एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड। तो point is related to business. This is very important point. Carried on by assessee, right? और दूसरा जो एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन टू सर्टन एंटिटीज। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तो वहां पे अगर आप खर्चा ना करके तो आप उनको डोनेशंस देते हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं, और वो लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, और टेक्नोलॉजी में अगर इन्वॉल्व हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में उनकी हेल्प कर रहे हैं by giving some donations and contributions to that association organizations, and in consideration of that you are getting the deduction under section 35. और तीसरा हमारा है कि some paid to national laboratory, that is under section 35 2AA, and expenditure in house research and development by the company SSC 35 to A-B। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 2A और ये कि इसको अब हमें पहले इसको लर्न कैसे करना है। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसका सिंपल मेथड बताता हूं। पहला है हमारे पास एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। उसके बाद हम वैसे चले जाते हैं डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर, दैट इज आल्सो साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A भी साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन यहां एसोसिएशन में डिफरेंस है इसलिए इसको हमने साइंटिफिक रिसर्च ही लिखा है। और थर्ड है हमारा सेक्शन 35 सब सेक्शन 1(3) के अंदर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च से रिलेटेड है। और फिर फोर्थ हमारा है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। So 35 subsection 1(4) which is to be read with section 35 subsection 2 के अंदर जो है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो एक्सपेंडिचर खुद किया जा रहा है एंड दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस, उसको मैंने 1 और 4 को इकट्ठा लिख दिया और 2 और 3 यहां पे ले आए। ठीक है जी बात यहां पे। और इस तरह से सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB जो है वो 2 में चला गया, इसलिए इसको हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सिंपल है 1,
2, 2A, 3 एंड 4 और उसके बाद हमारा सेक्शन 35 के अंदर है। अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, नहीं तो कई बुक्स में क्या है कि आपको 1, 2, 3, 4 इकट्ठा दे रखा होता है, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो क्या है जी, पहला एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, इसमें दो है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1 और 4 के अंडर आता है, और विच इज टू बी रेड विद सेक्शन 35, क्योंकि कई बुक्स में आपको सेक्शन 35 सेक्शन 2 के साथ आपको सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 मिलेगा। तो बस इसी रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, फिर ऐसे डिस्कशन करके हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च होती क्या है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। देखो, सिंपल सी बात है कि दिस इज द एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज, क्योंकि नॉलेजेबल मैनेजमेंट, तो अब एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज, देखिए डाटा होता है, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास नॉलेज आती है, नॉलेज के बाद विजडम होता है। ठीक है जी। तो आज हमें अगर अपनी नॉलेज में एक्टिविटीज की में एक्सटेंशन करनी है, कौन सी फील्ड में, नेचुरल साइंस एंड अप्लाइड साइंस में, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अगर इस फील्ड में अगर हम अपनी नॉलेज में एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें न्यू थिंग्स इन्वेंट करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसी रिसर्च को हम क्या कहते हैं जी, साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं। अब फोकस क्लियर हो गया जी हमारा कि है क्या ये साइंटिफिक रिसर्च, होती क्या चीज है। ओके, अब उसके बाद आपको पता है कि यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म थी रिलेटेड टू बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है, फिर हम इनको जोड़ देंगे, असेंबल कर देंगे। देखिए, रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि कई जगह पे आपको लिखा होगा कि, और न्यूमेरिकल भी आपको तंग करेगा वहां पे कि इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने आज पहले ये डिस्कस कर लिया कि ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटेड टू बिजनेस। एनी साइंटिफिक रिसर्च विच मे लीड टू और फैसिलिटेट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट बिजनेस। लो जी, either it would facilitate or it would extend, it gives the extension of that business, तो उसको हम क्या बोलते हैं, related to business। or any scientific research of a medical nature which has special relations to the welfare of workers employed in that business। अगर मेडिकल नेचर का है तो जो वर्कर्स वहां पे एम्प्लॉय है उनकी वेलफेयर के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो रिसर्च भी रिलेटेड टू बिजनेस मानी जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, और वहां पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है क्या ये इन कैटेगरीज में आ रहा है। अगर इन कैटेगरीज में आ रहे हैं तो इट मींस इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, अगर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन रहता है कि एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, expenditure on scientific include all expenditure incurred for the prosecution and facilitation of scientific research। encourage कर रहे हैं। however it does not include expenditure in the acquisition of rights। ये देखिए, acquisition of rights in or arising out of the scientific research, हम राइट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, वो एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर हमारे अलग इशू बन जाता है, इसलिए उसको साइंटिफिक रिसर्च वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अभी हम आपसे इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ जी, अब हमें यह भी पता चला गया कि एक्सपेंडिचर क्या है और रिलेटेड टू बिजनेस है, एंड दैट इज कैरिड ऑन बाय द एसएससी। क्लियर है जी। तो अब हमारे पास सबसे पहले कौन सी सेक्शन चलेगी जी, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, फिर हम चलेंगे 4 पे, फिर हम चलेंगे 2, क्योंकि ये सेम नेचर है इसलिए, और दोनों के लिए ये कॉमन चीज है, इसलिए हमने आपको यहां पे इसको इकट्ठा कर दिया और इनको हमने इकट्ठा कर दिया, और ये दो जो है हमने अलग से कर दिए गए, इसलिए कि जिसकी वजह से आपको इजी हो सके इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हमारा जो पर्पस और स्कीम है उसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ revenue expenditure on scientific research। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर देखिए डिडक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी
इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब हमें पता है एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, रिलेटेड टू बिजनेस भी करता है। हाउएवर इट शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर। देखिए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल नेचर होगा तो यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, अब देखिए यहां पे जो डिडक्शन मिलेगी वो मैं थोड़ा सा जो टेक्निकल पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये डेट है, कोई भी डेट ले लीजिएगा 2019 में, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 ले लेते हैं, ठीक है जी। 19 को आपने बिजनेस को कमेंस किया, इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को अगर बिजनेस को आपने कमेंस किया तो उस ईयर में, इसका मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया जी, 2019-20 प्रीवियस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस किया, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इस दौरान अगर आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करेंगे तो 100% उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी, लेकिन आपको एक रिलैक्सेशन दे रखी है। और वो क्या रिलैक्सेशन है, देखिए 19 से 18 तक 1 साल हो गया, 18 से 17 2 साल हो गए, 17 से 16 3 साल हो गए, यानी कि 1 2 एंड 3। इस प्रीवियस ईयर से इससे पीछे जो 3 साल होते हैं, उस 3 साल के दौरान अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस किया है, और वो रेवेन्यू एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, ये देखिए, सैलरी टू एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। अब देखिए एकदम से बिजनेस कमेंस किया तो रिसर्च तो आपको पहले करनी पड़ेगी ना, तब जाकर के आप तैयार होंगे ना यहां पे। तो जिस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस किया, उससे पिछले 3 साल, उन 3 सालों में अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस किया है, और वो कौन सा है, वो है सैलरी टू एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, हेल्पर्स हैं, वट एवर इट इज, उनकी जो सैलरी है या रॉ मटेरियल परचेज्ड यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च। अब जब साइंटिफिक रिसर्च, अब जैसे वैक्सीन बना रहे थे तो वैक्सीन के दौरान भी आपका क्या रहा, अब वैक्सीन आई, लेकिन सैलरी टू एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनको जो सैलरी दी जा रही है, ये जो रॉ मटेरियल परचेज किया जिसको साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाएगा, इन पिछले 3 सालों में, तभी मैंने एरो किया है, चाहे वो इधर करे, चाहे यहां पे किया उसने, चाहे उसने इस ईयर में किया, चाहे उसने ये इस ईयर में किया, चाहे इस ईयर में, चाहे इस ईयर, यानी कि इस ईयर से पिछले 3 सालों में, इनको सबको हम क्या बोलते हैं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं, राइट। तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर होगा ये डीम्ड एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा जिस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस किया। अब मान लेते हैं कि यहां पे आपने 10,000 रुपए किया और 50,000 रुपए जो था वो पिछले 3 सालों में किया, तो ये 50,000 रुपए इस प्रीवियस ईयर में 2019-20 में जो है वो अलाउड कर दिया जाएगा। तो तभी हमने क्या बोला, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस जो है कब डिडक्शन लॉ होगी, 1920। ये देखिए ये एरो है, इससे पीछे के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन क्या होने चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होने चाहिए। और इसमें ये बता दिया। अब सैलरी का मतलब क्या होता है, वेजेस होता है, एनुटी होता है, पेंशन होता है, ग्रेजुएट होता है, फीस होता है, कमीशन होता है, प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी होता है, लेकिन इसमें परक्यूजिट्स इंक्लूड नहीं होते जो आपने सैलरी में पढ़ रखे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये आसान हो गया होगा, ठीक है जी। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, दीज एक्सपेंसेस शुड बी सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो बहुत सिंपल बात क्या होगी जी, कि जिस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस किया उस ईयर में अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो 100% उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा आपको एक रिलैक्सेशन और दे दी गई है कि जिस ईयर में आपने बिजनेस को स्टार्ट किया उससे पिछले 3 सालों में अगर आपने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस किया है जो कि सैलरी या रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो उस सारे एक्सपेंसेस की जो डिडक्शन पिछले सालों में नहीं मिली है, क्योंकि अभी बिजनेस तो कमेंस किया ही नहीं था, वो सारी की सारी डिडक्शन किस ईयर में मिल जाएगी, जिस ईयर में आप बिजनेस को कमेंस करेंगे। तो मुझे लगता है एरो से आपको ये चीज समझ आ गई। और ये 3 साल जो है आपको, ये 3 इयर्स प्रायर लिखा है मैंने, ये पिछला हो गया और ये ईयर इन विच इट इज कमेंस्ड। क्लियर है जी यहां तक? ओके। अब उसके बाद हमारा सेक्शन, जैसे मैंने 1 के साथ क्या किया था जी, 4 को डिस्कस किया था, बिल्कुल। तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 4 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं। सेक्शन 35(2) के साथ भी हम पढ़ लेते हैं इसको। सो व्हाट आर द कंडीशंस टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। पहले तो यह कि डिडक्शन कितने मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन इट शुड बी ऑफ कैपिटल नेचर, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। अब ध्यान आ गया कि रिलेटेड टू बिजनेस को मैं बार बार क्यों कह रहा था। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन।
ये जरा ध्यान रखना। अगर कैपिटल नेचर का है लेकिन न्यूमेरिकल में आपको तंग करेगा, वहां लैंड लिखी होगी, तो जरा जब जैसे ही लैंड नजर आए साइंटिफिक रिसर्च में केयरफुल हो जाइएगा। दैट इज नॉट टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके सामने है। अब उसी तरह से आपके पास एक और पॉइंट आपके पास आ रहा है। क्या आ रहा है? जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, अब ये आपके पास मान लीजिए, अब आप क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये डेट है बिजनेस के कमेंसमेंट की, कोई भी डेट हो सकती है, जिस वो प्रीवियस ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस माना जाता है। मान लीजिए 2 अप्रैल है, अगर 2 अप्रैल है तो ये कौन से प्रीवियस ईयर में, 2 अप्रैल 2019 है, तो ये नेचुरली 2019-20 का प्रीवियस ईयर है जिसमें ये बिजनेस को कमेंस किया गया। तो उससे पिछले 3 साल, तो आपको मैंने ऊपर बताया ना 3 साल, तो अब तो ये आप एरो समझ रहे हैं, ये एरो जो है अब आप समझ रहे हैं। तो इस ईयर से पिछले 3 सालों में अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का मतलब है यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डिडक्शन किसकी है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है बिजनेस को कमेंस होने से पिछले 3 सालों में, तो वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डीम्ड माना जाएगा किस ईयर में? जिस ईयर में आपने बिजनेस को कमेंस किया। लॉजिक क्लियर हो गया जी अब आपके पास? ओके। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट किया है तो सेक्शन 35 होगा, और अगर आपने कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आफ्टर डेट ऑफ कमेंसमेंट किया है तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, जिसके ऊपर सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जो हमने आपको सेक्शन 32 में पढ़ाया था। यहां तक बात क्लियर है जी? अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो एसेट एक्वायर करेंगे। जब आपके पास एसेट होगी तो नेचुरली सेक्शन 32 में आप उसका डेप्रिसिएशन करेंगे। लेकिन अगर आपने डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले कर रखा है तो इस ईयर में उसको क्या माना जाएगा? सेक्शन 35 के अंडर डिडक्शन मिल जाएगी। तो कंफ्यूजन खत्म हो गया जी सेक्शन 35 और 32 का, क्योंकि यही आपको बहुत ज्यादा तंग करता है। अब क्या हुआ, आपने जो अब आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब मान लीजिए कि आपने कोई एसेट परचेज कर रखी थी और उस एसेट को आपने यूज किया किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च में। और साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने के बाद अब नेचुरली कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो एसेट बनी। अब एसेट का यूज किया, यूज करने के बाद उसको आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है जी। अगर आप सेल कर देते हैं तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट की जाएगी? तो देखिए, सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बहुत केयरफुली, बिल्कुल मैं इसको क्लियर करके छोड़ूंगा, आप चिंता ना करिए। एन एसेट रिप्रेजेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। बिल्कुल जी, ये तो अभी हमने पढ़ा। इट इज नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं की गई है। यूज्ड ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मान लीजिए अब जैसे कंप्यूटर होता है, कई बार आप क्या करते हैं? साइंटिफिक रिसर्च में ले जाते हैं, कई बार देते हैं अकाउंट्स ब्रांच में ले जाते हैं, कई बार आप कहीं और ले जाते हैं। नहीं, आप सिर्फ उसका यूज कहां कर रहे हैं? दैट एसेट इज ओनली टू बी यूज्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च एंड सच एसेट इज सोल्ड। या तो आपने सेल कर दी, या ट्रांसफर कर दी, या उसका एक्सचेंज कर दिया, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंपल्सरी एक्वायर कर दिया गया, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन कौन सा कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है। तो उस केस में जो टैक्स ट्रीटमेंट होगी क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, हमने आपको बताया था डीम्ड प्रॉफिट हमने छोड़ दिया था सेक्शन 41 में, तो यही है। तो वहां पे आपका डीम्ड प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? सेल प्रोसीड, जितने में आपने सेल किया, प्लस टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35, क्योंकि यहां पे आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 35। 1 लाख की एसेट खरीदी तो आपको क्या है? 100% डिडक्शन मिलेगी ना जी। तो एक जितने की आपको डिडक्शन मिली है उसको आपने सेल प्रोसीड में प्लस कर देना, माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में एसेट को आपने परचेज किया था उसमें से माइनस कर देना। एक फिगर आपके पास ही आ जाएगी। मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, नहीं तो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है कैलकुलेशन में, और वहां न्यूमेरिकल गलत करके आता है। दूसरा, टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35, यही फिगर आपने उठा करके यहां छोड़ देनी, बस और कुछ नहीं। टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35, इन दोनों में से जो लेसर फिगर होगी दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज ए डीम्ड प्रॉफिट। अगर वो डीम्ड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। लेकिन एक और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अब यहां पे एक और हेड इन्वॉल्व हो जाएगा और वो होगा कैपिटल गेन। इफ द सेल प्रोसीड
हायर है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये इंडेक्स्ड भी हो सकती है या नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर, 12 महीने, 36 महीने, ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 45। लेकिन अभी से मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि कैपिटल गेन, मैक्सिमम बातें जो है हम कैपिटल गेन की यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो और ये जो डीम्ड प्रॉफिट है, दिस इज चार्जेबल टू टैक्स इन प्रीवियस ईयर इन विच द सेल टेक्स प्लेस। जिस ईयर में आपने सेल करी उस ईयर में ये डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। और जो सेल प्रोसीड अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा है तो फिर ये इसमें नहीं, ये कैपिटल गेन में जाएगा और कैपिटल गेन के हेड में जो है वो टैक्सेबल होगा। देखिए मैं अब इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, मैं इसकी एक एप्लीकेशन करता हूं, फिर शायद आपको ये बातें और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए ये वाला जो है, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूं और उसके ऊपर जो है फिर आपको ये इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ओके, अच्छा ये द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स have been furnished by A Limited in respect of a machinery used for scientific research. Compute the profit chargeable to tax under section 41. आपको पता है डीम प्रॉफिट साथ साथ चल रहा है ना, अगर मैं वहां पे डिस्कस कर लेता तो कुछ नहीं पता चलता, अब साथ साथ चल रहे हैं तो आपको सेक्शन 41 के अंदर जो डीम्ड इनकम्स होती हैं जो 28 के साथ डिस्कस करी थी वो साथ साथ आपको समझ आ रही है। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2017 को आपने उस मशीन को परचेज किया। परचेज प्राइस आपने कितना दिया जी, 1,50,000। उसके ऊपर डिडक्शन नेचुरली कितनी 100% है, तो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 कितना होगा 1,50,000। प्रीवियस ईयर फॉर विच डिडक्शन अलाउड, नेचुरली जिस ईयर में आपने एसेट को परचेज किया उसी प्रीवियस ईयर में उसकी डिडक्शन आपको मिल रखी है। डेट ऑफ सेल अक्टूबर 1, 2020 को आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। सेल प्राइस 1,00,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए के एसेट को आपने 1,00,000 रुपए में सेल कर दिया। And sale proceed received on January 1st 2021। कल ही हमने इसको रिसीव किया। सेल प्रोसीड रिसीव्ड ऑन जनवरी 1st 2020। मशीनरी नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। ओके, लो जी, आपको याद होगा कि हमने आपसे क्या क्या कहा था, उसके साथ ही आपकी उस टर्म की जो है आपकी मुलाकात हम करा देते हैं। हमने कहा था पहला कंसेप्ट क्या था कि डीम्ड प्रॉफिट का जो कंसेप्ट था वो ये था, सेल प्रोसीड प्लस टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35। अब देखिए सेल प्रोसीड प्लस टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35। अच्छा, सेल प्रोसीड, सेल करके आपको कितना पैसा मिला जी, ये देखो आप कितने में बेची जी हमने 1,00,000 रुपए में, सेल प्राइस हो गया, प्लस टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 30 दिया उसके, तो कितने में खरीदी थी 1,50,000। आपको रेडीमेड दे रखा है कि डिडक्शन कितने की मिली थी 1,50,000। 1,50,000 की डिडक्शन, कई जगह ये कम भी हो सकती है तो आपने जरा केयरफुल रहना वहां पे। माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की कॉस्ट कितनी है 1,50,000 रुपए, ठीक है जी। तो कितना हो गया जी 2,50,000 माइनस 1,50,000, एक फिगर मेरी आ गई 1,00,000 रुपए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली फिगर यहां सरका दीजिए, यानी कि टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 वो कितनी मिली थी जी 1,50,000। क्या कहा था जी विच एवर इज लेस, तो जो लेसर फिगर है वो क्या है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आपकी क्या मानी जाएगी डीम प्रॉफिट, और वो डीम प्रॉफिट किस ईयर में, असेसमेंट ईयर 2021-22, यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 में ये टैक्सेबल होगा। यही बात हमने आपसे डिस्कस करी, और ये बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में और किताबों में कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए ये सेल्फ मेड फार्मूला है। इससे अगर आप क्वेश्चन को करेंगे कभी भी जो है आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। अब आप उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन और लॉस का चैप्टर भी यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। देखिए अब क्या बताया था मैंने जी कि यहां पे सेल प्रोसीड कितनी है जी 1,00,000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,50,000 रुपए, यानी कि 1,50,000 की एसेट आपने 1,00,000 में बेच दी, 50,000 रुपए आपको क्या हो गया लॉस हो गया, और इसको क्या बोलेंगे हम कैपिटल लॉस। और ये जो कैपिटल लॉस है कहां टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल होता है। तो ये दो हेड इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, एक कैपिटल गेन का और दूसरा जो है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का। अब मुझे लगता है कि इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि है क्या चीज है। ये देखिए ये एप्लीकेशन थी और ये हमने आपको डीम्ड प्रॉफिट के बारे में बताया,
और वही एज इट इज आपसे शेयर किया। और शेयर करने के बाद अब आपको देखो कि दो हेड इन्वॉल्व हो गए। और ये देखो मैंने कैपिटल गेन की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे सेल प्रोसीड जो था कम था, यहाँ 1 लाख था, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन 1,50,000 थी, तो कैपिटल लॉस हुआ और या हो सकता है कैपिटल गेन। वैसे भी अगर मैं देखा जाए तो आपने क्या किया, 1,50,000 की एसेट बेच दी। अब 1 लाख, अब सीधा अगर कोई किसी को बोलेंगे कैलकुलेशन करके बताओ तो आप फटाफट से आप क्या बोलोगे, ये देखिए 1,50,000, 1 लाख की एसेट आपने 1 लाख में बेच दी तो 50,000, तो आप सीधा क्या बोलेंगे जी लॉस हो गया। अरे भाई ये लॉस जो है वो कैपिटल लॉस है, क्योंकि आपने कैपिटल एसेट एक्वायर करी है। तभी तो मैंने आपसे क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको कैपिटल एसेट मिलती है। और उसको अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया और यूज करने के बाद अगर आपने उसको सेल कर दिया तो उस केस में जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या होगी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब आ जाइएगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 और 4 जो रिलेटेड टू बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने दोनों को जो है वो डिस्कस कर दिया है। और अब हम ये देखिए, ये मैं फिर भी आपको एक तरह से रिलेशन की बात कर रहा हूं, क्रॉस वेरीफाई करा देता हूं। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कहां जा रहे हैं, ये 2, 2A, 3 की तरफ जा रहे हैं और फिर इधर को मूव करेंगे। तो ये आ गया जी हमारा सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पेड्स फॉर सर्टन एंटिटीज। ठीक है जी, सर्टन एंटिटीज को अगर हम कुछ एक अमाउंट जो है एज ए डोनेशंस दे देते हैं, कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर मिलेगी। ओके, डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम, कोई भी अमाउंट है, पेड टू ए साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। तो पहली क्या आ गई जी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ऐसी कोई एसोसिएशन जो उसका मेन मकसद, जो भी पैसा आता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेक करना, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ही इन्वॉल्व है। अगर कोई ऐसे एसोसिएशन है और उस एसोसिएशन को आप कोई भी अमाउंट अगर कंट्रीब्यूशन दे देते हैं और टू ए यूनिवर्सिटी और टू ए कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन विच इज टू बी यूज्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। अब आपको पता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हो, उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अगर तो कौन सा हो गया जी, एक तो हमारी हो गई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है जी, उसके बाद हो गई हमारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूशन। तो डिडक्शन मिलेगी 1920 में प्रीवियस ईयर, अभी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर 1920 150% मिलेगी, इसका मतलब वेटेड डिडक्शन मिलेगी। ध्यान रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंडिया में जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, इसलिए आप 100 रुपए दो 150 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड से जो है ये 100% हो गई है। तो जरा इस पे फोकस रखना आपने। फॉर डिडक्शन किसको मिलेगी, कंट्रीब्यूटर को मिलेगी, जो कंट्रीब्यूट करेगा। टूवर्ड्स किसके लिए करेगा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, टूवर्ड्स सम पेड ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिनका अब यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड ही हैं। अब सम किसको पे किया, ये देखिए, या तो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को किया, या कॉलेज को किया, या यूनिवर्सिटी को किया, या अदर इंस्टीट्यूशन जो इसी लेवल के हैं, उनको अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगी 150%। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो रिसर्च की जा रही है क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। तो देखते हैं, रिसर्च मे और मे नॉट रिलेट टू बिजनेस, एसएससी बिजनेस। अब इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वहां क्या था, दोनों के केस में रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। अगर रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पे ये कंपल्शन नहीं है। अब मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी को रिसर्च कर रही है, लेकिन वो रिसर्च आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है, इवन देन यू विल गेट द डिडक्शन। बस ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेक्शन 35 सेक्शन 1 क्लॉज 2A। अब देखिए इसमें और उसमें क्या फर्क होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिडक्शन इज अलाउड फॉर एसएससी, ठीक है, वहां कंट्रीब्यूट था एसएससी, टूवर्ड्स सम पेड, किसको किया उसने, इंडियन कंपनी को। कोई भी इंडियन कंपनी जो
इंडियन कंपनी क्या कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा वो अप्रूव होनी चाहिए। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी क्या कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, और साइंटिफिक रिसर्च जो कर रही है उस इंडियन कंपनी को किसी भी एसएससी के द्वारा अगर पैसा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, फॉर बिजनेस, ये दोबारा से देखो कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये एसएससी का बिजनेस, इन दैट केस द डिडक्शन इज टू बी अलाउड, और वो 17-18 ऑनवर्ड जो 100% है। इसका मतलब देखिए, अब अगर आप इंडियन कंपनी को भी डिडक्शन दे देते हैं तो ये एंटिटी है ना, है तो एंटिटी, यहां आपके अब ये डिफरेंस नजर आ गया आपको। ओके, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के अंदर दोबारा से डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी, डोनर को मिलेगी, जो पैसा डोनेट करेगा। किसको करेगा, टूवर्ड्स सम पेड टू, किसको करेगा, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, या कॉलेज को, या यूनिवर्सिटी को, या अदर इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन ये जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या तो वो सोशल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में रिसर्च कर रहे हैं, बट दीज शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूशंस को की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, नहीं, इट मे और मे नॉट रिलेटेड टू एसएससीज बिजनेस, एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो। तो क्लियर हो गया जी बात आपके, ये आपके पास सोशल साइंसेज और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में रिलेटेड अगर होगा तो सोशल साइंसेज में आपके पास जितने भी आपकी जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। वहां साइंटिफिक रिसर्च था, कहां पे था जी, साइंटिफिक 2 में, 2A में आपकी कंपनी थी, और यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, सोशल साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब क्लियर है जी आपके पास, ओके। अगर आपको अब ये क्लियर है तो इसका मतलब है कि अब हमने ये देखिए साइंटिफिक रिसर्च, यहां पे रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर इंस्टीट्यूशंस, यहां आपके पास कंपनी आ गई, और ये देखिए सोशल साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब क्लियर हो गया, तो अब हम कहां मूव करेंगे, इधर को मूव करेंगे, ये ठीक है। तो अब हमारे पास सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA के अंदर है, कंट्रीब्यूशन टू ए नेशनल लेबोरेटरी। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो नेशनल लेबोरेटरी है इसका मतलब क्या होता है। देखिए नेशनल लेबोरेटरी का मतलब होता है साइंटिफिक लेबोरेटरी विच इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड फंक्शनिंग एट द नेशनल लेवल अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी। तो इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, लैब्स ऑफ द नेशनल, दीज आर कॉल्ड एज नेशनल लेबोरेटरीज, ठीक है जी। तो यहां पे हम कंट्रीब्यूशन किसको कर रहे हैं, नेशनल लेबोरेटरी को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ओके। अब यहां पे डिडक्शन मिलेगी, प्रीवियस 1920 में इसका जो रेट है जरा फोकस रखना, 150% लगेगा आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अब क्या हो गया 100% है। डिडक्शन किसको मिलेगी, एसएससी को, टूवर्ड्स किसको, सम पेड, अगर वो किसको पैसा देता है, नेशनल लैब। मैंने बता दिया जी अब आपको नेशनल लैब क्या है। नेशनल लैब का मतलब क्या हुआ, विच इज अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल, और जिसकी नेशनल लेवल के ऊपर जो है इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी जितनी भी मैंने बातें करी आपसे, ये सारे क्या है, नेशनल लैब्स में काम हो रहा है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, या आप फिर स्पेसिफाइड पर्संस जो जिसके लिए आपको स्पेसिफाइड डायरेक्शन दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको आप दे दीजिएगा, देन यू विल बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन, ठीक है जी। तो इनको अगर आप डोनेशन दे देते हैं तो सेक्शन 35 2AA के अंदर 150%, 100 रुपए दो, 150 की डिडक्शन ले लो। उसके बाद हमारा आता है कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB के अंदर एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्या हो रहा है जी कि घर में रिसर्च करो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन 1920 में इसका रेट है 150% और 2021 में उसके बाद 100%, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा, इस टाइम आपके लिए एप्लीकेबल 150% है। डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर दो हैं, एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल नेचर का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 30 to 36 रेवेन्यू और कैपिटल दोनों चलेंगे, लेकिन 37 में फिर कैपिटल खत्म हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन लैंड और बिल्डिंग को छोड़ करके, इसलिए माइनस का मतलब है कि लैंड पे भी नहीं मिलेगी ना बिल्डिंग के ऊपर मिलेगी। एक्सपेंडिचर होगा विद रिस्पेक्ट टू इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। घर में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिडक्शन हो। और इसमें सिर्फ एलिजिबल कौन होगा? कंपनी, सिर्फ कंपनी, बाकी कोई पर्सन, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फार्म, एसोसिएशन पर्सन कोई नहीं होगा, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा। लेकिन ये जो आपका बिजनेस है दैट इज फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, केमिकल्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड अगर ये आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप घर में रिसर्च कर रहे हैं और वहां पे आप रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं लैंड और बिल्डिंग को छोड़ करके, तो आपको वेटेड डिडक्शन मिलेगी। 100 रुपए दो 150, 1000 रुपए दो 1500 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 1 लाख दो 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस तरह से अब जो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो है जो हमने प्लानिंग करी थी, द पर्पस एंड स्कीम ऑफ दिस प्रोविजन दैट वी ऑल हैव डिस्कस्ड। और अगर बीच में भी अगर आप इसको जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो इवन देन उसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसमें जो हमारे 2 हेड इन्वॉल्व हैं वो दोनों हेड जो इन्वॉल्व है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन, जिसमें कि कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दैट ऑल विल आल्सो बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च।